गौ संरक्षण के बारे में, गौ संवर्धन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने के लिए व गौ माता की देखरेख के संबंध में आज हम आए हुए हैं सावित्री गौशाला, जो सिराथू में स्थित है। ये जनपद कौशाम्बी में सिराथू में श्रीमती ममता पांडे जी के द्वारा संचालित है। आज इसमें हमारे बीच प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में गोवंश व गो आयोग से जुड़े हुए माननीय प्रवीण दुबे जी भी बीच में हैं, हमारे बीच में हैं। आज इसमें हमारे बीच प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में गोवंश व गो आयोग से जुड़े हुए माननीय प्रवीण दुबे जी भी बीच में हैं। जो हमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में, गौ माता की उपयोगिता, गौमूत्र, गोबर से हम कितनी जल्दी रासायनिक खादों के प्रयोग को कम कर सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको माता का स्थान दिया गया है। इसमें गौ माता से हमें दूध, दही, छाछ, घी और तरह तरह के दूध से मिठाइयां बनाई जा सकती हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जा सकते हैं और उनके द्वारा प्राप्त हुआ गोबर से हमारे किसान अपने खेतों में स्वस्थ और बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज को पैदा ऑर्गेनिक खेती करके बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उसके जगह पे अगर गौमूत्र और गोबर के अंश को मिला करके और अगर छिड़काव किया जाए तो उससे भी बहुत सारे कीटाणु या जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है या रासायनिक छिड़काव किए जाते हैं कीटों को नष्ट करने के लिए, उनकी जगह को ले सकता है। तो इसके संबंध में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं प्रवीण दुबे जी। आज हम बात करेंगे कंपोस्ट खाद की, जो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, जो किसानों के लिए अमृत का भी काम कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो गौ सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं और गौ संवर्धन के कार्यों में बहुत ही रुचि के साथ कार्य करते हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे कि गौ संवर्धन के क्षेत्र में हम गौ गोबर या गौ धरण का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अध्यक्ष जी नमस्कार। तो अध्यक्ष जी आप ये बताइए कि हम ये जो वर्मी कंपोस्ट है या और तमाम खाद बनाई जाती है गोवंश के अवशेष से या गोबर से, तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी, अभी हम लोग जो है सिराथू में सावित्री गौशाला का ये प्रांगण है जी, जहाँ पे प्राकृतिक खाद की नई यूनिट जिसको उद्यान विभाग ने बनवाया था, इसको बेसिकली केचुआ खाद के लिए, जिसको वर्मी कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए था, लेकिन इसका जो हम लोगों ने वैज्ञानिक तथ्य जाना और समझा, तो जो ये केचुआ है वो फ्लोरिडा है, जो अमेरिकन विधि का है, और ये किसी भी प्रकार से उसको प्राकृतिक हम नहीं कर सकते। जो भी वर्मी कंपोस्ट बेच रहा है वर्मी कंपोस्ट के नाम पे, तो वो पूरी तरीके उसको प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए एक लैब टेस्टेड लोगों ने एक उसको केमिकल, एक भाषा का नाम है तो केमिकल ही कहेंगे, लेकिन उसको चूरन टाइप का एक उन्होंने अपना विकसित किया। अच्छा, उन्होंने कुल मिलाकर के कुछ रासायनिक वस्तुओं को एकत्र करके और एक इस गोबर को जल्दी से
गोबर को कितना जल्दी से वो जो है खाद में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब प्राकृतिक खाद में कितने दिनों में कर लेते हैं? ये 21 से 30 दिन लगता है इसमें। 21 से 30 दिन में वो जो है एक खेत में प्रयोग करने लायक बहुत ही अच्छा ऊर्जावान खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक रासायनिक प्रक्रिया को उन्होंने एकत्र किया है, या रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं, बनाया है उन्होंने। हाँ, रासायनिक उसको केमिकल मुक्त है, जिससे कि कैंसर कारक जैसे यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके एवज में अभी जैसे पालेकर विधि के कुछ खाद बना रहे हैं लोग, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, ये सब वो भी अपनी जगह प्राकृतिक खाद है। उसी के ही कंपैरिजन में, क्योंकि उन सब चीजों में किसानों को समय लगता था और किसान के पास उतना समय नहीं होता था, या किसान अगर घर का अकेला है तो हर व्यक्ति गौमूत्र से लेकर के उन सारी चीजों को कलेक्ट करने में समस्या होती है। गौमूत्र इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, या तो कहीं गड्ढा करना पड़ता है, या उसमें जो भी सामग्री डालनी पड़ती है, तो उसमें किसान कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। तो आपकी जो विधि है वो सरल है। हाँ, तो थोड़ा सा विधि के बारे में प्रकाश डालिए। अब विधि ये है कि उसमें लगभग 1 कुंटल गोबर में लगभग 100 ग्राम का लिक्विड पड़ता है जी। तो 100 ग्राम का लिक्विड आपका, मतलब 1 कुंटल खाद कच्चे गोबर में अगर 100 ग्राम मिलाकर डाला जाए, हाँ, तो 30 दिन में वो पूरी तरह उसको खाद में कन्वर्ट कर देगा। 30 दिनों में वो पूर्ण रूप से खेत में प्रयोग करने लायक बन जाएगा। बहुत ही अच्छा ये जी। विधि इसकी ये है कि उसके लिए छाया जरूरी है। गर्मी में छाया के साथ साथ 50% नमी, गोबर में हमेशा 50% नमी बना के रखी जाए। तो नमी बनाए रखने के लिए उसमें अगर कागज बिछा दिया जाए या पन्नी बिछा दिया जाए, या तो धान का जो अवशेष बचता है पुआल, बढ़िया है, उसको भी बिछा करके ऊपर से सिंचाई करते रहें, तो उसके माध्यम से नमी तो हम बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये चीज जो है आने वाले समय में किसानों के लिए सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे बढ़िया तरीका है। इसी बहाने गाय घर पे भी आ जाएगी और गाय का गोबर सदुपयोग में आ जाएगा। और जो लोग गाय अभी नहीं पाल पा रहे किन्हीं कमियों से, वो गौशालाओं से जुड़ेंगे, गौशाला से खाद खरीदेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपको एक शब्द में और टोकूंगा। किसानों के लिए गाय तो बहु उपयोगी ही मानी ही जाती है, और हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि भी इसको अपनी माता के रूप में पूजते थे। तो अकारण नहीं पूजते थे। कहीं न कहीं इसका गोबर और मूत्र और उसके साथ साथ इसका दुग्ध तो अमृत है, या दुग्ध से जितने भी उत्पाद बने होते हैं वो सभी अमृत तुल्य होते हैं। तो गौ तो बहुत उपयोगी है, परंतु जो आपका ये कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप गौ संवर्धन के क्षेत्र में और क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। गौ संवर्धन और गौ उत्पाद की अपार संभावना है। इसमें तो बहुत अपार संभावना है। गाय से के उत्पाद से हम क्या बना सकते हैं? गाय के 108 प्रकार के ऐसे उत्पाद हैं जो आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है गाय से। और गौ संवर्धन का ही ये नतीजा रहा जो उत्पाद बन पाता है। बाकी गौभक्त का ये संभावना है, जब तक गाय के पूरी व्यवस्थाओं के बारे में, गाय से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं गाय में, वो आम जनमानस नहीं जानेगा, तब तक गाय को उपयोगी बना पाना अभी भी बहुत ही कठिन है। अभी वर्तमान में सरकार ने 1500 रुपए अनुदान दिया एक गाय को। अब ऐसी पहली बार किसी सरकार ने, किसान उस 1500 रुपया को कैसे प्राप्त करे, अगर अपने पास किसान के पास सरकार देना चाहे तो इसकी प्रक्रिया भी हम आपसे जानेंगे। परंतु आप ये बताइए कि हम किन किन जो गोबर है या उनके कैसे कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, या दूध के कौन कौन से प्रोडक्ट हम बना करके मार्केट में अपना दे सकते हैं, जिसके कारण एक किसान की या जो भी गौशाला संचालक है उनकी एक अच्छी आमदनी हो सके, जिससे वो अपना गौशाला का संचालन कर सके, किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। तो गाय का दूध तो दूध होता नहीं, उसको अमृत होता है। उसको अमृत की संज्ञा दी गई है हमारे यहाँ पुराणों में, वेदों में। वैसे हम भी जानते हैं जो वास्तविक जीवन में गाय को पूज रहे हैं और गाय की सेवा कर रहे हैं, तो उसके दूध के बारे में उनको पता है। दूसरी चीज गोबर, तो गोमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में ही लक्ष्मी का वास है। तो गाय के गोबर की महत्ता के बारे में बताना, तो गाय में तो लक्ष्मी है। तो गोबर से हम क्या नहीं कर सकते? गोबर से दीपक बन सकता है, धूप बत्ती बन रही है, अगरबत्ती बन रही है, कई तरीके के साबुन बन रहे हैं, कई तरीके की दवाइयाँ बन रही हैं, कई तरीके की ऐसी दवाइयाँ बन रही हैं, एलोपैथ में जा रहा है और आयुर्वेद तो इसका है ही है, तो आयुर्वेद में तो है ही है। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो गोबर में है। तो गोबर की लिपाई से लेकर के गोबर के और उत्पाद तक में तो उसका कोई जोड़ नहीं है। और आने वाले समय में
अगर भारतीय नस्ल की गायों की संख्या इस तरह घटी, गौशालाओं को इस तरह लोगों ने नहीं समझा अभी, तो आने वाला समय वास्तविक हिंदू सनातन के लिए बहुत ही भयंकर होगा और बहुत ही संक्रामक बीमारियों की एक बाढ़ सी आ जाएगी, ये मैं कहूँगा। क्योंकि गौमूत्र में, गौ गोबर में विषाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं। हमारी जो महिलाएं, हमारी जो माताएं बहनें अपने घरों में लीपती थी तो उनके घर के जो जीवाणु होते थे वो खत्म हो जाया करते थे। इसी प्रकार गौमूत्र में भी वो शक्ति है। अगर कहीं पे विषाणुओं का आक्रमण है तो गौमूत्र को छिड़क करके या गौमूत्र की लिपाई करके तो उससे भी सारे विषाणु खत्म हो जाते हैं। तो ये तो हुई